हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं अतुल सागर आपको फिर से स्वागत करता हूँ सीआई कलम विद्या मंदिर क्लासेस में। तो हमने अब तक अपने 2 चैप्टर इन डेप्थ रिवीजन के साथ स्टार्ट कर लिए और अच्छे से समझ लिए। आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज इसी प्लेलिस्ट के लिंक में जाकर उसको समझिए, उन चैप्टर्स के साथ अपनी रिवीजन को मौका दीजिए। रिवीजन जितनी अच्छी होगी बेटा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसी रिवीजन के सेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम आपके इंडियन इको में और अगला चैप्टर जोड़ने जा रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा? आज का चैप्टर रहेगा थोड़ा सा मॉडर्न एज की तरफ से। मॉडर्न एज कौन सा? इकोनॉमिक नहीं बेटा, आज हम चैप्टर करने वाले मेरे बच्चे रूरल डेवलपमेंट। कौन सा? रूरल डेवलपमेंट। ओके सर, आज हमें ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर की रिवीजन करनी है और कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास में नहीं बट रेगुलर क्लास जितनी ही आपको इन डेप्थ नॉलेज में देकर जाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आंसर्स को कर पाओ। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। हमारा फॉर्मेट कैसा है सर? आप क्वेश्चन बताया करोगे, उसके आंसर बताओगे या फिर सर आप बताओगे क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसी मैनर में आपको जाना है। मैंने बेटा आपकी वही हमारा एक पीडीएफ चलेगा और एक व्हाइट बोर्ड पे क्लास होगी। व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया करूंगा और पीडीएफ के अंदर आपको कैसे लिखना है मैंने वर्ड टू वर्ड लिख के दिया है, आपको वैसे ही कोशिश करना है लिख पाओ आप। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। सर ये तो चैप्टर का नाम है बेटा हमारे रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी सर, चैप्टर का नाम है हमारा रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल बेटा। सवाल आता है व्हाट इज रूरल? क्या आया सवाल? व्हाट इज रूरल? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, नहीं तो यहाँ पे हम ध्यान देते। अच्छा, रूरल के साथ ना एक और वर्ड बहुत यूज होता है सर, वो क्या? बैकवर्ड। हाँ जी सर, मैंने सुना है रूरल भी यूज होता है और बैकवर्ड भी यूज होता है। बिल्कुल, रूरल भी यूज होता है और बैकवर्ड भी यूज होता है। ओके सर, आओ पहले रूरल समझते हैं और बैकवर्ड भी समझ लेते हैं। सर रूरल ना सिंपल कहा जाता है कोई भी ना एक ऐसा, आपको मैं बोलूं कोई ऐसा एरिया या फिर कोई ऐसी जगह जिसमें ना जो फैसिलिटीज है। सर फैसिलिटीज कैसी? लेट्स से रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और अदर फैसिलिटीज सर, और अदर जैसे मॉल्स, ये सब चीजें जो आपके लिए आजकल बहुत होती है। जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पे दिल्ली साइड में हो या फिर अदर जगह पे हो तो वहां पे बहुत फेमस जगह होंगी। आपने जो वहां पे गए हो प्लीज यहाँ पे कमेंट में जरूर डालना कि आपके यहाँ पर बड़ी फेमस जगह कौन कौन सी है। सर ऐसे ना हमारे यहाँ पे फेमस, मैं दिल्ली से हूँ तो हमारी फेमस जगह कौन सी है? सर हमारे में ना काफी सारी फेमस जगह है। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं द्वारका का। सर द्वारका ना बहुत फेमस जगह है, वहां पे ना बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। सर फैसिलिटीज कैसे कैसी हैं? सर वहां पे अच्छे अच्छे रोड्स है। हाँ जी बेटा। सर वहां पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। बिल्कुल बेटा। वहां बड़े बड़े होटल्स हैं, वहां बड़े बड़े मॉल्स हैं। सर वहां ना मेट्रो है, वहां ग्रीनरी है, ग्रास पार्क और सर भारत वंदना, ऐसे बड़े बड़े पार्क्स भी वहां पे बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही हुआ बेटा, ये हुआ एकदम डेवलप्ड, एकदम अच्छा। अब मैं इसी को ना क्या कर दूं? लिमिटेड कर दूं। क्या कर दूं? लिमिटेड कर दूं। लिमिटेड कर दूं। अब सर लिमिटेड होने की वजह से क्या होगा? सर लिमिटेड होते ही मतलब कि क्या लिमिटेड हो गया? सर लिमिटेड होगी फैसिलिटीज, सर लिमिटेड हो गए रिसोर्सेस, सर लिमिटेड हो गई अपॉर्चुनिटीज। ये सब चीजें ना लिमिटेड हो गई, यानी बहुत कम मात्रा में या फिर बहुत गिनी चुनी चीजें हैं। तब ऐसा कोई एरिया आ जाए उसे हम कहते हैं रूरल। ओके सर। सर एग्जांपल, सर आप ना बहुत ज्यादा एग्जांपल मैं अभी के लिए आपको दे रहा हूं। विलेज। सर मैंने विलेज आज वैसे तो बहुत ज्यादा लगभग शहरों के बराबर आ गए हैं, बट हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जा रहे हैं कि पास में जो विलेजेस में फैसिलिटीज थी और उनमें अपॉर्चुनिटीज जो होती थी, रिसोर्सेज जो होते थे वो काफी लिमिटेड होते थे। ओके सर। अब सर मैं ना इन्हीं रिसोर्सेज, इन्हीं फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, सर क्या? फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज। ओके सर, एफआरओ का क्या कर दूं? सर मैं ना इनका ना क्या कर दूं? सर इनको ना मैं कम कर दूं। कम मतलब सर लेट्स से ये ना बहुत, इसके लिए कोई अच्छा सा वर्ड अगर हम सर बोले तो ना डिप्राइव्ड, मतलब कोई ऐसा एरिया जहां पर ये ऐसी फैसिलिटीज, रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज कम है या फिर है ही नहीं, तो वो क्या बन जाएगा? बैकवर्ड। ओके सर, ठीक है सर। रूरल समझ में आया, बैकवर्ड समझ में आया। अब सर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इसी चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि इस सिचुएशन से इंडिया में भी सिचुएशन है। इंडिया में इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? पहले क्या किया गया था, अभी क्या करा जा रहा है, आगे क्या किया जाएगा, आगे क्या किया जाएगा उस पर ज्यादा
मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, बट चैप्टर में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है ना, चैप्टर बताता है, बट हाँ हम थोड़ी बहुत पॉइंट्स अगर चल रहे होंगे तो उसी के साथ हो सका तो वो जोड़ दूंगा, आपके आगे आंसर को काम आएगा। ओके सर, चलो सर यहाँ पे हमारा रूरल क्लियर हुआ। लेट्स से हम एक बार पीडीएफ में जाते हैं। तो सर हमारे चैप्टर का नाम क्या, एक बार रिपीट करो, रूरल डेवलपमेंट। सर मेरा नाम है यहाँ पे बेटा। चलो सबसे पहला सवाल, वाई, क्यों हमें रूरल डेवलप यानी कि ऐसे इलाकों को डेवलप करना है? सर ये क्या सवाल है, ये तो आपको खुद पता होना चाहिए कि इन इलाकों अच्छा बेटा, मैं अगर बोल दूं कि आपसे सारे विलेज हटा दो तो अच्छा रहेगा? नहीं सर, विलेज नहीं हटा सकते, तो रूरल तो हमने पीछे समझा कि रूरल विलेज एक रूरल एरिया है। हाँ सर बिल्कुल, तो फिर क्या करें? सर विलेज को ही रहने दो, पर ना उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं? सर बेहतर कैसे? लेट्स से एग्रीकल्चर वहां पे होता है बिल्कुल सर, ये लेट्स से क्या बात है, होता है सर, बिल्कुल होता है। इसी एग्रीकल्चर को और बेटर बनाना है सर, कैसे बनाना है? लेट्स से वहां पे साल का महीने का, फिर मैं बोलता हूँ साल का 1000 किलो अनाज उगता था। अब हम और ऐसा क्या करें कि वहां पर 10 गुना ज्यादा हो गए, या फिर दुगना हो गए, या तिगुना होते ज्यादा हो गए? सर ये कैसे करें? इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है हमें रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ओके सर, मतलब उस चीज को नहीं हटाना, उसको इंप्रूव करना है, ताकि वो जो आउटपुट दे रहा है वो और अच्छा आउटपुट दे। बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ो, मैनी पीपल स्टिल लिव इन विद द पुअर फैसिलिटीज और इवन नो फैसिलिटीज। आज भी इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, या फिर बहुत बेकार फैसिलिटीज हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर एक एग्जांपल हो जाए, एग्जांपल क्या सर, स्कूल ले लो। आपके जैसे आपके फेमस एरिया जो आपके शहरों में होंगे, वहां पे जो स्कूल्स हैं, वहीं पर आपके कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जो काफी ज्यादा पिछड़े इलाके में काउंट होते हैं। वहां की स्कूल्स की हालत यहाँ और आपके इलाके की स्कूल्स की हालत में डिफरेंस दिख जाएगा आपको। ओके सर, नेक्स्ट, अराउंड 22% ऑफ टोटल पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब सर हमारी आज भी कई सारी जनता बिलो पॉवर्टी लाइन पे है। बिलो पॉवर्टी लाइन सर मतलब क्या होता है? आज भी कई सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। सर आज भी इतनी मॉडर्नाइजेशन होगी स्टिल? हाँ बेटा बिल्कुल। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर में कहा जाता है कि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। एग्रीकल्चर पे 2017 के सेंसेक्स का आउटपुट देखें तो 3.2% से ग्रोइंग रेट से वो बढ़ रहा था। मतलब सर मैंने आपको क्या बोला था, विलेज में भी हमारा आउटपुट होता है, वो आउटपुट का रेट कितना था? 3.2%। मतलब सर आज 100, इस साल 100 होगा तो अगले साल मान लो 103.2, ऐसा इतनी इनकम हो रही थी, ये रेट से ग्रो कर रहा था वो। ओके सर, मतलब बहुत छोटा ग्रोथ है आउटपुट। ठीक है सर। नौ कितने लोग, मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम पॉपुलेशन तो सर मैक्सिमम कितनी? 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 2/3 मतलब कि हमारी बैकबोन ही मान लीजिए, क्योंकि 2/3 अगर कोई किसी सोर्स से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो मतलब वो हमारी बैकबोन हो गया, हमारा मैक्सिमम इनकम तो वहीं से आ रहा है। ओके सर, इफ इट ग्रोस देन द कंट्री मोर लाइकली टू। सर लास्ट क्या लाइन लिखी, इसका थोड़ा मतलब बताओ। सर मतलब आपने ये बोलना चाह रहे हो कि रूरल डेवलपमेंट हुई तो हमारे कंट्री भी ग्रो करेगा, पर सर आपने ये लिखा है मोर लाइकली टू, मतलब हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ कहना तो यही चाह रहा हूं मैं बेटा। आपको क्यों लगता है क्या होना चाहिए था, इसका जरूर कमेंट में डालिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझाता हूँ। देखो 100% डिपेंडेंसी नहीं दिखा सकते कि आप रूरल डेवलपमेंट को अच्छा कर दो या फिर रूरल्स को हम अच्छा कर दें, रूरल एरिया को अच्छा कर देंगे तो कंट्री ग्रो कर जाएगी, ग्रो करेगी, बट जो एक्सपेक्टेशन से हम सोचते हैं क्या उसका रेट रिटर्न आएगा? नॉट थिंक, क्योंकि आपको पता है मार्केट का रिटर्न कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, तभी तो मार्केट है रिस्क। ओके सर, दैट्स वाई। ओके नेक्स्ट सर, क्या है रूरल डेवलपमेंट? तो सर रूरल डेवलपमेंट कहता है, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एक्शन एंड इनिशिएटिव्स टेकन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज आपको समझाया था, मैं वही चीज को रिपीट करता हूं। ऐसे एरिया जिनमें फैसिलिटीज या तो कम है या बिल्कुल नहीं है या लिमिटेड फैसिलिटीज हैं, तीनों फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए हम कोई इकोनॉमिकल, कोई सोशल, सर इकोनॉमिकल मतलब पैसे से, सोशल मतलब कुछ अपने आप जाके वहां पर एफर्ट करते हैं, और वो एफर्ट से क्या होगा सर? उसकी ग्रोथ होगी, वही है हमारा रूरल डेवलपमेंट। ओके सर, समझ में आया? सर यहाँ पे आपको रूरल डेवलपमेंट बैकवर्ड एरियाज का मीनिंग लिखा हुआ है, आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, मैंने शॉर्ट वहीं से किया था, समझा दिया था, एक बार आपके लिए रीड आउट जरूर कर देता हूँ। एरिया which have limited facilities, services, infrastructure and also deprived of various economic and social amenities। वही लाइन जो मैंने आपको पहले बताई वहीं पर बताई गई है। ओके सर, समझ में आया? सर नेक्स्ट आता है कैसे करेंगे रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट को आपको समझना है तो बेटा सिंपल ये समझो कि किसी इंसान का विकास करना है तो क्या करें? सर क्या बोलिए आप? किसी इंसान का, इंसान मतलब बेटा आदमी, आदमी तुम आदमी हो ना, आदमी हो ना तुम हो, तुम्हारा विकास करना है।
तो कैसे होगा? सर हमारा विकास करना है ना, तो आप थोड़ा और अच्छे से समझाओ। लेट्स से तुम नए नए बच्चे होते हो, तो माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने। बिल्कुल सर, इस बच्चे को बड़ा आदमी बनाना है, यानी इसका विकास करना है। क्या क्या करें? सर अच्छा पालन पोषण। सर कैसे होगा? सर खान पान, अच्छा खान पान हो, इसको अच्छी फैसिलिटीज मिले। सर मतलब रहने के लिए अच्छा घर मिले, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिले, बीमार पड़े तो अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए। ओके सर। सर पढ़ लिख लेगा, पढ़ लिखने के बाद कहीं ये काम करने जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी चीजें भी मिले। हाँ जी सर, मतलब उसको वो चीजें दो जो उसको जरूरत है। सर खाने की जरूरत है तो खाना दो अच्छा। सर बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, रहने के लिए घर अच्छा होना चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल अच्छा होना चाहिए, और जॉब करने के लिए जॉब मिलनी चाहिए। अब सर रूरल डेवलपमेंट भी पढ़ो। सबसे पहली बात डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सर ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाओ। सर कैसे बढ़ाएंगे? उसको अच्छे से पढ़ाओ, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दो, इन दोनों से उसकी डेवलपमेंट होगी। बीमार नहीं पड़ेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा, और पढ़ पाएगा तो ग्रोथ कर पाएगा। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उस बंदे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जहां वो रहता है, खाता है, पीता है, उसको ग्रो करो। वैसे ही उन एरियाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो। सर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? अच्छे रोड्स, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज, जैसे एग्रीकल्चर है ना वहां पे, तो मेन तो इरिगेशन फैसिलिटीज, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ये सब अच्छी कर दो, वो ग्रो कर जाएगा। ओके सर। फिर क्या बोला आपने? सर लैंड रिफॉर्म्स। सर लैंड रिफॉर्म्स क्यों? सर कोई ना वो इंसान है तो कोई ना कोई दिक्कतों में फंसा रहता होगा। ऐसे ही तो किसान है वहां का, वो भी दिक्कतों में फंसा होगा। कैसी दिक्कत है? कहीं ना कहीं उसकी जमीन गिरवी रखी पड़ी होगी, किसी ना किसी दिक्कत में, किसी की ना स्कैम में, या फिर वो फंसा पड़ा होगा। लैंड से रिलेटेड उससे उसको बचाओ। क्या लिखा है? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन लैंड रिलेशन एंड इंक्रीजिंग सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स फॉर रूरल पुअर। सर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कितना अच्छा एग्रीकल्चर आपका प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आपके लैंड के आउटपुट को माना जाता है। तो वही बोल रहा है कि आप लैंड के उन फैक्टर्स या फिर उन थिंकिंग या फिर उन पॉलिसीज को खत्म कीजिए जिनसे लैंड या फिर लैंड के आउटपुट पे दिक्कत आ रही है। ओके सर। नेक्स्ट आते हैं मेरे बच्चे। ओके फिर सर क्या करो? पॉवर्टी। पॉवर्टी को हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, या फिर इसको हम एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। सर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या है? सिंपल ये समझो, जो लोग गरीबी रेखा के हैं नीचे, ये लोग ये ऊपर कैसे आएंगे? सर ये लोग, ये है ना, ये लेट्स यहाँ पे इमेजिन करो कुछ लोग हैं, ये लोग ऊपर आएंगे। कैसे आएंगे सर? सर या तो ये खुद लोग मेहनत करें, अच्छा कमाए, खाना पीना अच्छा होता जाए, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ओके सर। नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत है, या फिर मैं और अच्छे समझाता हूँ। छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा को मैं मानता हूं कि उसको बहुत अच्छा ग्रो करना है, तो वो कैसे ग्रो करेगा? सर आपने बताया पढ़ाओ लिखाओ, खाना पीना रहना सब अच्छा मिले उसको। तो अभी वो छोटा है तो वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। हाँ सर, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो लेट्स से नहीं है, तो वो खुद अपनी मेहनत करेगा या फिर कोई बाहर वाले उसकी मदद करेगा। सेम वही, ये लोग खुद ऊपर तो नहीं आ पा रहे, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आ पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? सर ऐसी ऐसी फैसिलिटीज लाओ जिनसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात आ गई। फैसिलिटीज और हमने रिसोर्सेज पीछे डिस्कस कर लिए, क्योंकि ह्यूमन को स्कूल प्रोवाइड करना, सर उसको हेल्थ फैसिलिटी देना, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसकी लैंड को फ्री करना, ये सब उसके लिए रिसोर्सेज की तरह हुए। अब सर उसको अपॉर्चुनिटीज दो ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो अपॉर्चुनिटीज कैसे? सर जॉब वॉब दे देना, या फिर सर और भी चीजें। इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिड्यूस द पॉवर्टी फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के वीकर सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। फॉर ग्रोथ ऑफ द कंट्री ऑल्सो, कंट्री की ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो लोग काम करेंगे तो इनकम जनरेट करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जीडीपी इनकम आएगी, देश की इनकम बढ़ेगी तो देश को भी ज्यादा अच्छे टैक्स मिलेगा, ज्यादा अच्छा टैक्स मिलेगा तो ज्यादा अच्छा टैक्स होने के ज्यादा अच्छा खर्चा कर पाएगा, सब कनेक्टेड है। नेक्स्ट सर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और लास्ट में सर जो हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से और बेटर बनाओ। इंक्रीज इन द रिसोर्सेज लीड्स टू द इंक्रीज इन द अपॉर्चुनिटीज। सर लेट्स से यहां पर एक आपके एरिया में कुछ ही फैक्ट्रीज खुली हुई थी, तो कुछ ही वर्कर्स, लेट्स से 10 वर्कर 50 वर्कर काम कर पाते थे, पर वर्कर थे 500, और आपने और ज्यादा फैक्ट्रीज खोली तो उनको क्या मिलेगा? मौका, और ज्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेम वही बात, आप रिसोर्सेज बढ़ाइए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार सर रिपीट। सर प्रोसेस को कैसे था? पहले सर उसका डेवलपमेंट करो। किसका? ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है? सर उसको पढ़ाओ और उसको अच्छा करो, यानी कि हेल्थ। फिर सर नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां वो रहता है, जहां वो पढ़ता है, जहां वो खाता है, सब अच्छा कर दो। थर्ड आता है मेरे बच्चों लैंड रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स को हटाओ जिनकी वजह से लैंड उसकी दिक्कत में है या फिर उसको प्रॉब्लम आती है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घटी हुई है, वो हटाओ।
14 सर पॉवर्टी लाइन से हटाने के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। और पांचवा आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उनको बढ़ाने की कोशिश करो ताकि अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए। 5। तो पहला सर ह्यूमन, नेक्स्ट इंफ्रा, फिर लैंड, फिर पॉवर्टी, फिर सर रिसोर्सेस। ओके आइए सर इधर ध्यान दें। सर व्हाट इज रूरल क्रेडिट? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, सर रूरल क्रेडिट क्या होता है? पहले आपको क्रेडिट वर्ड समझ में आना चाहिए। लेट्स से मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा, प्लीज जिन जिनको पता है वो प्लीज जवाब दो बेटा। माना ये रिवीजन है, माना मैं आपको देख नहीं सकता, पर आपको खुद समझ में आना चाहिए। आप मेरे को जवाब दोगे, आप कमेंट में डालोगे तो आपको क्लियर होगा कि आप क्या गलती कर रहे थे या फिर कहां कमी रह गई थी। ओके सर, यहाँ पे क्रेडिट वर्ड पूछा गया आपसे। मैनी ऑफ यू बच्चे कहेंगे कि सर क्रेडिट मतलब उधार। अभी के लिए मान लेता हूं उधार है, पर मैं क्रेडिट को ना थोड़ा और अगर सही से बोलूं तो क्रेडिट ये भी है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंस भी कर दो। फाइनेंस सर कैसे? लेट्स से आपने लीज वर्ड सुना होगा बेटा, अकाउंट्स में यूज हुआ होगा, बिजनेस में भी बहुत बार ये वर्ड यूज हुआ है, लीज। सर लीज क्या होता है? एक सेकंड लगेगा मैं समझा देता हूँ। ईएमआई सुना है कई बच्चों ने? आपने ईएमआई पे कोई सामान लिया तो उसको ना तो थोड़ा लंबे समय के लिए कर दो, ज्यादा समय के लिए, वो लीज हो जाएगा। वहां तो बेटा हमने उधार नहीं दिया, हमने तो सामान नहीं दे दिया आपको। सर एक एग्जांपल दो, मेरे को अभी क्लियर नहीं हुआ। ओके जैसे ये 2 पर्सन है, ठीक है, इनके पास ना बहुत सारी लैंड पड़ी थी, ठीक है। इन्होंने अपनी लैंड क्या करी, इनको ट्रांसफर कर दी कि आप इस लैंड पे खेती करो, फिर इस खेती से इनकम जनरेट होगी, इस इनकम का कुछ हिस्सा मैं रखूंगा, कुछ हिस्सा तुम रखना, ठीक है सर। ये मान लो ये पूरा प्रोसेस चलेगा 50 साल। 50 साल के लिए उन्होंने एग्रीमेंट बना रखा है कि अगले 50 साल तक तुम खेती करोगे, इनकम जनरेट होगी, इनका कुछ हिस्सा मेरे पास आएगा, कुछ हिस्सा तुम्हारे पास आएगा। सर ये उधार तो नहीं था, पर इसने एसेट उधार पे दिया होता, तो क्या ये क्रेडिट है? हाँ मेरे बच्चे, ये भी एक क्रेडिट है। तो मतलब सिर्फ उधार में पैसा नहीं देना, उधार में हम सिर्फ एसेट भी दे सकते हैं। और तो अगर मैं पूरा क्लियर कर दूं तो क्रेडिट में यहां पर हम किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को अच्छा करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसको पैसे से हेल्प नहीं करनी है, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने। सर रिसोर्सेज कैसे? सर रिसोर्सेज कैसे? सर उसको अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी, उसको अच्छे ट्रैक्टर्स वगैरह ये सब उसको जरूरत होती है। सर उसको सीड्स की जरूरत होती है, तो उनकी फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, इन चीजों की जरूरत है। और लास्ट में सर सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, ये सब चीज तो तब यूज करेगा ना जब उसको पता होगा, यानी उसको एजुकेट करो पहले। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया अदर देन क्रेडिट में कि आपको क्या जरूरी है, उसको क्रेडिट पे, उसको क्रेडिट पे नहीं सॉरी, उसको एजुकेट करना जरूरी है। और साथ में क्रेडिट में हम क्या क्या दे सकते हैं? सर हम एसेट भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। ओके सर एक बार हम वापस आते हैं अपनी पीडीएफ पे। ओके सर, तो सर क्रेडिट क्या बोलता है? एक्ट एज अ हेल्पिंग हैंड फॉर द फार्मर्स, फैसिलिटीज कमर्शियलाइजेशन facilitates commercialization of agriculture, support farmers for meeting their initial requirements of input such as seeds, fertilizers, etc. protect farmers from the vicious circle of poverty। सर वही बात पर रिपीट कर दी इन्होंने कि सर ये एक हेल्पिंग हैंड यानी कि मदद की तरह हेल्प करता है कि जो फार्मर्स अपनी खेती स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर मैं एक एग्जांपल सुनता हूँ। लेट्स से मैं किसान हूं, मेरे को चाहिए कि मेरा ये खेत है, मेरे को पैसे चाहिए। मैं गया बड़े साहब के, मैं खेती करने के लिए सीड लेने जाऊंगा मार्केट में, क्या लेंगे वो मेरे से? पैसा। पैसा तो मेरे पे है ही नहीं, पैसा नहीं है तो सर क्या मैं सामान ले सकता हूँ? नहीं सर, सामान तो नहीं मिलेगा, थप्पड़ जरूर मिल जाएगा, कहेगा भाई यहाँ से। मैं गया फिर अपने किसान भाई के पास, या फिर मैं मान लो अपने जतिन सर के पास गया, किसके पास गया? जतिन सर के पास, कि जतिन सर थोड़े पैसे दे दो, हमको अपनी खेती करनी है। जतिन सर ने मेरे को खेती पैसे दिए और बोले कि हर महीने थोड़ा ब्याज लगेगा इसके ऊपर, जितना तुम देरी करोगे उतना तुम्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, पैसे तो दो। उन पैसा मेरे को मिला, उस पैसे की मैंने हेल्प लेके क्या लेके आया? मैं सीड लेके आया, मैं अपने लिए जितनी भी मेरे को खेती करने के लिए सामान चाहिए था सब लेके आ गया। या फिर सर उसी की दूसरी हाथ पे मैं जतिन सर से पैसे मांगने गया, जतिन सर ने मेरे से पूछा कौन सी फसल उगाओगे? मैंने कहा सर मैं गन्ने उगाऊंगा। आप लोग? सर ने गन्ने की फसल उगाओ। वेरी गुड। तो सर गन्ने की फसल में उन्होंने क्या किया, मेरे को खुद सीड ही दे दी अपनी तरफ से, ये लो सीड, तुम सीड ही खरीदते ना, ये लो सीड ले लो। और सर ने अपना ट्रैक्टर दे दिया कि खेत जोत लेना। मैंने कहा सर पानी? उन्होंने कहा कि मेरा वहीं पर ट्यूबवेल है, उससे पानी भी लगा लेना। मैंने कहा सर इसके पैसे जब खेती हो जाएगी उसमें से काट लेंगे हम तुम्हारे। तो ये देखो सामान भी आया, दोनों चीज। तो ये हेल्पिंग हैंड बनता है बेटा। और ये किससे बचाता है? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो पॉवर्टी का घेरा है उससे बचने में हेल्प करता है। क्योंकि आप कर्जा लोगे, आप इनकम भी करोगे तो उसमें और दिक्कत आ जाएगी, कहीं और से इनकम ले, कहीं और से दिक्कत आएगी। तो ये सब है ना क्या है? सर मैं एक एग्जाम्पल समझा दो, मान लो आपको पैसा नहीं मिलता तो क्या मैं खेती कर पाता? नहीं सर नहीं कर पाता।
फिर मैं कर्जा लेकर मैंने कम से कम खेती करी तो कुछ ना कुछ जनरेट क्या होगा उससे। मान लो मैंने 100 रुपए कमाए, 100 में से 50 रुपए मेरे उसमें चले गए इंटरेस्ट वगैरह में, 50 रुपए से कुछ तो इनकम आई होगी। उससे मैं चल 3 टाइम का नहीं 2 टाइम का खाना तो खा पा रहा हूँ, या फिर 1 टाइम का ही खा पा रहा हूँ, खा तो रहूं, जिंदा तो रहूंगा थोड़ा बहुत, यही हो चीज है। ओके नेक्स्ट सर, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। आपको बच्चे क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी उधार लेना है तो आपने बिजनेस में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी वही सेम है। 2 तरीके, एक सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। सर नॉन सिस्टमैटिक में कैसा आएगा, मतलब सर आप किसी से भी उधार ले लो, किसी से भी, मतलब जिसको आप जानते हो। सर मैंने अपने भाई को जानता हूं, उससे उधार ले लिया, चलेगा। सर मैंने अपने चाचा को जानता हूं, रिलेटिव है दूर के, चलेगा। सर मैं ना मेरे एरिया में बड़े फेमस आदमी है, उनसे मैंने उधार ले लिया, चलेगा। सर मेरे एरिया के ना बड़े फेमस बहुत अमीर सेठ हैं, उनसे पैसे ने उधार ले लिया, चलेगा। सर नाम पढ़ो, मनी लैंडर्स, उधार देने वाले। सर नॉन सिस्टमैटिक में जैसे जैसे मान लो जतिन सर थे, मेरे केस में वो उधार दे देते पैसे पे। सर ट्रेडर्स कमीशन एजेंट, मतलब कि कई बार है ना कि आप सामान उधार पे सामान लेने जाते हो मार्केट में, तो वहां पे भी आपको क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती हैं, वो चीजें। सर रिलेटिव से उधार लेना, रिच लैंडलॉर्ड से, यानी कि जो अमीर किसान है या फिर अमीर जमींदार से, उनसे आपने उधार ले पैसा ले रहे हो या फिर सामान ले रहे हो, दोनों चीजें। रूरल क्रेडिट नॉन इंस्टीट्यूशनल कहते हैं इसको बेटा। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब सर इनका कोई वैसा नहीं है कि जैसे मैं कोई एग्जांपल तो बैंक, बैंक आप देखते हो कैसे सर, बाहर जाओगे बैंक लिखा होगा, अंदर देखोगे एसी वेसी चल रहा है, मस्त वाइट लाइट है, 4-5 काउंटर लगे पड़े हैं, कैश काउंटर, ये मैनेजर वो मैनेजर ये मैनेजर, एक प्रॉपर सिस्टम में हो रही है हर चीज कि अगर ये काम कराना है तो यहाँ का वही है। नॉन इंस्टीट्यूशन क्या है सर, मैं हूं, मेरे पास पैसा पड़ा है, जिसको उधार चाहिए आओ मेरे घर पे आगे ले जाओ। ये पेपर वर्क वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ उधार पे क्या रखोगे, कितना पैसा चाहिए, 2 बातें हम डिस्कस करते हैं, उधार पे लेकर जाओ। नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल सर, इंस्टीट्यूशनल बेटा आपको ना कई सारे नाम बताए हुए हैं, मैं ना इसको 4 कैटेगरी में बांटता हूं, सॉरी 5। पहला नाबार्ड, क्योंकि वो सबसे मेन है। दूसरा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तीसरा सर आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स। चौथा सर मैं आपको इसका नाम दूं कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर मैं बोलूं इसको कमर्शियल बैंक्स, दूसरा। और आखिरी लैंड बैंक्स, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये दोनों को कंबाइंड। सर ये क्यों किया आपने बेटा, कहने को तो ये सब अलग अलग पढ़े हैं पर इनकी कुछ फैसिलिटी सेम है। मैं आपको मेन ज्यादा अच्छे समझाया, जो मेरे को लगता है या फिर बोलूं उसको पढ़ाया पूरा है, बस उसके ज्यादा पॉइंट्स लिखो है क्योंकि बुक ने भी उतना कवर नहीं किया। अब ध्यान से देखिएगा। तो नाबार्ड, सबसे पहले बात, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके सर, थोड़ी गलती हुई, सॉरी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सर ये एपेक्स बॉडी है। सर एपेक्स बॉडी का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड दूं तो आपको समझ में आना चाहिए। लेट्स बैक टू इट। ओके सर, ये आपका नाबार्ड कैसा, देखो सर ये है आपका आरबीआई। सर आरबीआई तो पता होना चाहिए सबको, आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस पे वर्क करता है, पूरे इंडिया के मनी फैसिलिटीज, बैंक फैसिलिटीज, फाइनेंस फैसिलिटीज को कंट्रोल, रेगुलेट, फैसिलिटेट सब करने में काम करता है। ओके सर, कहने को तो सर फैसिलिटेट वर्ड यूज होता है बट कंट्रोल भी थोड़ा बहुत है। तो सर इन चीजों पे काम करता है वो। बट ना क्या था पुराने जमाने में ना, जो आरबीआई पॉलिसीज बनाता था, आरबीआई जो रूल्स बनाता था, ये सब है ना फॉलो तो हो देते थे, फॉलो तो होते थे, बट ना कहां तक, ये अर्बन एरियाज में ज्यादा अच्छे से हो पा रहे थे। अर्बन एरियाज मतलब जहां पे अच्छी फैसिलिटीज है, जहां पे आरबीआई खुद पहुंच सकता है वहां पे। स्टिल ऐसे भी कई एरियाज थे जहां पे आरबीआई नहीं पहुंच पा रहा था, जिनका नाम था रूरल, सर जैसे विलेजेस, कई ऐसी जगह पे। अब वहां पे हमें कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि सर शहर है तो वहां पे अच्छे कंट्रोल्स होते हैं, वहां पे अच्छे ठिकाने होते हैं, कोई पैसे लेके भगा भी तो हम पता कर लेंगे। ये भी किसको कंट्रोल लगाना है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, सब चीजें हैं आरबीआई के पास ऑप्शंस। पर क्या नहीं है, गांव में ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि वहां पे अभी अच्छा कंट्रोल या फिर बोलो अच्छी सिस्टमैटिक वे में चीजें नहीं हुई थी। ओके सर, तो इसके लिए रूरल एरिया में कोई चाहिए था, तो आरबीआई ने अपॉइंट किया नाबार्ड को। सर नाबार्ड के पास क्या पावर दी गई, नाबार्ड को बोला गया कि तुम मैंने एक क्या हो, एक सर ब्रोकर मानो अपने आप को। सर ब्रोकर मतलब ये दलाल है, गलत वर्ड नहीं। ब्रोकर मतलब सर आरबीआई कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज बनाएगा, इन रूल्स एंड पॉलिसीज को आगे ट्रांसफर करने का काम तुम्हारा। सर आगे कहां पे, सर ये अपना आरबीआई, ये अपना नाबार्ड, ये अपने रूरल एरियाज। आरबीआई ने रूल्स बनाए, नाबार्ड ने रूरल एरियाज में ट्रांसफर किया। ओके सर, तो सर क्या हर रूल्स आरबीआई से बनेगा, फिर नाबार्ड के पास आएगा, फिर नाबार्ड से रूरल एरिया में जाएगा, ऐसे सर बहुत समय लग जाएगा। क्या तो सही रहे हो। तो इसने ना फिर एक पावर भी दी नाबार्ड को।
पावर किस चीज की? रूरल एरिया से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजन लेने की जो आप तक आपको लगते हैं। तो ये रूरल एरियाज की बैंक के लिए क्या बन गया? एपेक्स बन गया, यानी कि सबसे बड़ी बैंक मान सकते हो आप इसको। इसके पास पावर्स है उन बैंक्स को कंट्रोल, यानी कि रूरल एरियाज की बैंक को कंट्रोल करने का। सर रूरल एरिया की बैंक का कोई एग्जांपल दो। आपने कहीं गांवों में गए हो तो आपके गांव में आपने किसान बैंक या फिर एग्रीकल्चर बैंक, ऐसे बैंक के नाम सुने होंगे, हाँ जैसे सुने होंगे। उन्हीं बैंक को कंट्रोल करने की पावर नाबार्ड के हाथ में। पर इन्हीं सब बैंक को इंक्लूडिंग नाबार्ड क्या आरबीआई कंट्रोल कर सकता है कभी भी? बिल्कुल सर, इसकी पावर कभी आरबीआई को क्या नहीं करेंगी, ऊपर नहीं जाएंगी उससे। ये आरबीआई ऊपर, फिर नाबार्ड, फिर उसके नीचे बैंक्स। कौन सी? रूरल एरियाज वाली। क्लियर होना चाहिए। अब जरा इस पीडीएफ को पढ़ते हैं, आपके नोट्स को। हाँ जी सर। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कब सेटअप हुआ था? 1982 में। सर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वड इन द प्रोवाइडिंग रूरल फाइनेंस। सर इंस्टीट्यूशनल बैंक्स यानी कि सर जो भी रूरल एरिया को फाइनेंस करने के लिए कोई भी ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, फिर रूरल फाइनेंसर जो भी हैं, उनको कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, कुछ भी करना। कंट्रोल मतलब उन पे काम कैसे वो काम करें, कोऑर्डिनेट, उनको कोई हेल्प करना, दोनों काम, इसको दोनों की पावर दी गई। नेक्स्ट, एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी टू रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ रूरल बैंक्स। रेगुलेटरी बॉडी मतलब कि ये लोग कैसे काम करेंगे रूरल एरिया में, उस पर ध्यान देता है। ओके सर। टेक्स एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, मतलब सर उधार देने की प्रक्रिया को और अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सर बैंक्स, या फिर मैं आपके शहरों में अगर बोले तो शहरों में बैंक उधार लेने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके अवेलेबल है। सर ऑनलाइन स्लाइस ऐप, ऐसे कई सारे ऐप्स हैं, उनका यूज करो, आपको कभी उधार घर बैठे बैठे उधार मिल जाता है। बैंक भी जाने की जरूरत नहीं, आप तो कॉल भी कर दो तो कॉल पे ही आधी से ज्यादा बातें हो जाती है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज और भी चीजें होती हैं। बैंक में फैसिलिटीज थोड़ी कम है अभी, सॉरी रूरल एरियाज में ही कम है। तो इनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस पे काम कौन करता है? नाबार्ड। ओके सर। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस सच एज क्रॉप लोन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, वर्किंग कैपिटल फॉर्मेशन, एग्रीथिंग। मतलब सर ये लोन भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, उसके अलावा एसेट भी प्रोवाइड करने की पावर है। हाँ जी सर। इसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, मतलब कि उस स्टेट में जितनी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो छोटी मोटी किसान बैंक, जनधन बैंक ऐसी बनी हुई हैं, उनको हेल्प करना इसके पास है। आखिरी मेंटेन्स R&D फंड टू कंडक्ट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। मतलब R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गलत नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये पैसा मेंटेन करता है, ताकि वहां के एग्रीकल्चर फैसिलिटीज एंड रूरल को डेवलप करने के लिए हम जितना कुछ कर सकते हैं उस पर काम करते रहें। ओके सर। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे, जो मैंने आपको सेकंड बताया, मोर इन और कोई इंस्टीट्यूशन में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक। सर कमर्शियल बैंक आपको बताना चाहिए, इनको बैंक ही कहते हैं, नॉर्मल बैंक्स को कमर्शियल बैंक कहते हैं। इनका काम क्या है? पहला काम सर लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, सेकेंडरी फंक्शन लोन बांटना। सर लोन बांटने में सर नॉर्मल आप जाओ अपनी फाइल लेके, वहां पे वो आपकी फाइल चेक करेंगे। फाइल में सर क्या होता है, आपका सिंपल सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अच्छा सिविल स्कोर से याद आया, कोई आप में से ये जानता है कि इंडिया में सिविल स्कोर मेंटेन करने वाली कंपनीज के नाम बता सकता है कोई? जानते हो तो बताना प्लीज, ठीक है, हेल्प मिलेगा यार, थोड़ी नॉलेज भी बूस्ट होगी, जाना करो। ओके सर। तो सिविल स्कोर आपका चेक करेंगे, सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो आपको लोन बांट दिया जाता है अच्छे रेट पे, अगर बेकार होता है तो ज्यादा रेट पे, या फिर इवन तो कोई पे बांटा भी नहीं जाता है। ओके सर। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट यहाँ पर टकावी लोन्स मैंने आपको बताया, टकावी लोन्स क्या होता है सर? सिंपल एग्रीकल्चर के लिए जो भी लोन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो टकावी लोन्स में उनको कंसिडर किया जाता है, यानी लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स, टू द रूरल डेवलपमेंट पीपल्स, फॉर द रूरल डेवलपमेंट आर नोन एज टकावी लोन्स। ओके सर। सर ये टकावी लोन्स और गवर्नमेंट कोई और भी फैसिलिटी जो दे रही है इन दी फॉर्म ऑफ क्रेडिट, इट इज कम अंडर द गवर्नमेंट इज अ इंस्टीट्यूशनल। ओके सर। सर इनके जो रेट्स होते हैं इसमें बता रखा है, उसमें एज लो एज 6% तक पे होता है, और से भी कम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, या फिर सर रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक। बट ये तीनों बैंक एक जैसा ही काम करती हैं। एक है लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसका काम क्या है? लोन प्रोवाइड करेगी बट अगेंस्ट लैंड्स। फिर आती है आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। सर इनका काम क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स आपको मैं थोड़ा तो लेट्स से कुछ लोगों ने मिलकर एक बैंक खोल लिया अपने लिए, वो या फिर स्पेशल क्लास ऑफ पीपल, या फिर इस स्पेशल क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल को, स्पेशल मतलब सर कोई रिच वेल्थी नहीं, पूरे ग्रुप में जितने भी तरीके के लोग रहते हैं उनमें से कुछ पीपल्स को वो कैटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, इट इज नोन एज स्पेशल क्लास। हमारी बात के लिए बोल रहा हूं, परमानेंट डेफिनेशन नहीं है। ओके सर। तो सर इनका क्या है? लिबरेट पीसेंट्री फ्रॉम मनी लैंडर्स, मतलब सर जो पीसेंट्री यानी गरीब लोग हैं जो गांवों में या फिर रूरल एरियाज में पीसेंट यानी कि मनी लैंडर्स के अंदर फंसे हुए हैं, यानी कि उधार के डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं,
उससे बचाने का काम करना। ओके नेक्स्ट, प्रोवाइड लोन अगेंस्ट लैंड्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। रीपे ओल्ड डेब्ट्स, मतलब सर इनके पास यही पावर है कि आपने कोई लोन ले रखा है तो हम आपके लोन का टेक ओवर कर लेते हैं। सर लोन तो टेक ओवर मतलब, लेट्स से हमारे पास एक बंदा है एक्स, एक्स ने क्या हुआ था, एसबीआई से लोन लिया हुआ था, एसबीआई से लोन लिया हुआ था, ये गया एचडीएफसी के पास एक और नए लोन के लिए, एचडीएफसी को पता चला इसका ऑलरेडी एक और लोन चल रहा है। एचडीएफसी ने बोला कि सर कितने रेट पे लोन लिया हुआ है, उसने बोला कि सर 10% पे। एचडीएफसी ने ऑफर दिया, मैं आपका लोन अपने पास टेक ओवर करता हूँ 9% के रेट पे, क्या बोलते हो? उन्होंने बोला हाँ, ये होता है लोन टेक ओवर। मतलब अब जो इंटरेस्ट पेमेंट है एक्स किसको करेगा, एचडीएफसी को, ना कि एसबीआई को। पर सर ये सेटल कैसे हुआ होगा, एचडीएफसी ने पूरी पेमेंट उठा के एसबीआई को कर दी होगी और उसका लोन ट्रांसफर कर लिया होगा, इसे कहते हैं लोन टेक ओवर। ये बैंक्स भी ये करती हैं, आपके ओल्ड डेट्स को रीपे करने का काम करती हैं और आपको थोड़ा फ्री कर देती हैं। सर ओपन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा। सर ऐसे छोटे मोटे किसान, लेबरर्स यानी कि जो वहां पे वर्कर्स होते हैं, आर्टिसंस जो कुम्हार वगैरह, ये सब लोगों को हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी मौके दिए जा सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों तरीके, तो ये इसमें काम करते हैं। और फिर सर जो मैंने आपको बोला था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ना मैं आपको सिंपल पहले एक फंडा क्लियर करता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आपने कमिटी वर्ड सुना होगा बच्चों, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना, आपके पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कमिटी वर्ड। हाँ जी सर कमिटी वर्ड सुना हुआ है, क्या होता है ये ना कुछ लोग हैं ऐसे ये लोग हैं, ये सर्कल बनाया मैंने, ये लोग ना हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इसमें डिपॉजिट का, एक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं। इस पैसे का क्या होगा आगे जाके ना, फिर इस पैसे से ना आप क्या ले सकते हो, यही लोग, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स को ना मान लो उसकी ना डॉटर की मैरिज है और उसको ना पैसा चाहिए, अब वो बैंक से लेने गया तो बैंक ने बोला 25% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, या फिर किसी और से लेने गया उसने और ज्यादा बताया, पड़ा भाई दिक्कत होगी, और दूसरी बात इसके उसको उधार रखने के लिए था नहीं। तो ये ना क्या किया, ये अपनी कमिटी यानी कि अपने मेंबर्स के पास गया और उनसे बोला कि मेरे को उधार दे दो, तो इन्होंने इसी फंड में से यानी टोटल फंड में से इसको क्या दिया, उधार दे दिया, यानी कि लैंड कर दिया। सर यही होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट करते रहते हैं, फ्यूचर में किसी को इस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये आगे जाके आपस में हेल्प कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प यानी खुद की हेल्प आप खुद ही कर रहे हो अपने पैसे। ओके सर जरा हम बैक करें तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं फटाफट। तो सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स has emerged as a recent years. The major microfinance program, their focus is largely on those rural poor who have no sustained access to formal as banking system. मतलब सर सिंपल, आपको बैंकिंग सिस्टम में अच्छे फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपको कैसे फाइनेंस की हेल्प मिलेगी, इस चीज पे काम करता है। कैसे नहीं मतलब सर आपको ही प्रोवाइड करना है हेल्प, यानी फाइनेंस हेल्प प्रोवाइड करना, बैंक नहीं दे रहा है तो हम आपको देंगे, ये सब है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके सर ठीक है सर ठीक है। By March 2012, more than 43 lakh SSGs had reportedly been credited. Like SSGs have also helped in the empowerment of women. सर 43 लाख से ज्यादा की हमें SSG की 2012 के आसपास हमने चेक किया तो लगभग 43 लाख के आसपास SSG चल रहे थे उस टाइम पे। इन SSG ने सर बहुत ज्यादा हेल्प क्या किया, मैं आपको सिंपल मोटिव बोलूं कि SSG क्यों बनाए गए थे। सबसे पहले वुमेन्स ने स्टार्ट किया। सर कैसे, वुमेन्स आपस में काम करती थी, उनको अपने काम के लिए पैसा मिलता, क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को सोच नहीं थी कि लोग काम, एक वुमेन काम करे, तो वुमेन्स अपनी हेल्प के लिए खुद काम करती, खुद पैसा डिपॉजिट करती रहती और फ्यूचर में जब इनको जरूरत पड़ता तो उस पैसे से हेल्प ले लेती। वहां से ये कॉन्सेप्ट आता। अब इस कॉन्सेप्ट ने वुमेन्स को बहुत हेल्प किया, उनको आगे बढ़ाया, उनको बहुत ज्यादा मौके प्रोवाइड करे, ये सब चीजें किस काम आई, उनको हेल्प करने, उनको ग्रो करने में हेल्प करके। ओके सर यहाँ पे बाकी आप रीड आउट कर लीजिए, इतना कोई वैसा नहीं है, मेन मोटिव था मेरा समझाना। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आपका मेन क्वेश्चन बहुत जो पूछा जाता है वो होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सर एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, पढ़ लो पहले। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेफर टू ऑल दोस प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ प्रोड्यूस। सर सिंपल कॉमर्स सुना था आपने, जब 11th स्टार्ट हुआ था तो 11th में आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज में समझाया गया था ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस। तो मतलब सर प्रोडक्शन हुई यहाँ पे, लिस्ट से मैंने अपने यहाँ प्रोडक्शन करी है, सेल होगी मार्केट में जाके, इन दोनों के बीच में जो भी काम होंगे सर, क्या क्या काम होंगे सर, इंश्योरेंस हमारी इतनी दूर जा रहा है सर, ट्रांसपोर्टेशन सर, एडवर्टीजमेंट, ये जितने भी काम होंगे ये सब है क्या है,
कॉमर्स। अब इसी को एग्रीकल्चर फैसिलिटी में डाल दो तो क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। प्रोडक्शन से फाइनल सेल तक के बीच में जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर को हेल्प करने की एक्टिविटी होंगी, वो सब क्या आएंगी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब रीड आउट कर लेना, अब आपको क्लियर हो जाएगा। सर दीज प्रोसेस इंक्लूड असेंबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही सर एग्जांपल दिया यहाँ पे जो मैंने आपको समझा। सर यहां पे बात आता है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप रूरल मार्केट्स। जो अब देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट उगेगा फिर मार्केट में जाके बिकेगा। हाँ जी सर बिल्कुल, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट उगेगा मार्केट में जाके बिकेगा। तो मार्केट अच्छी नहीं तो फिर क्या होगा, हाँ बात तो सही है, मार्केट अच्छी होनी चाहिए। सर अच्छी मतलब मार्केट ना बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। सुंदर नहीं बेटा, मार्केट की एक्सेस में हो, मार्केट में सब फैसिलिटीज अवेलेबल हो। सर जैसे आपको मैं अगर बोलूं ऐसी मार्केट दे दूं कि उस मार्केट में ना सिर्फ मैं ही बेचने वाला, मोनोपोली, या फिर सर बहुत कम सामान ही बिकता है उसमें, कोई मजा नहीं आएगा। तो मार्केट क्यों कह रहे हो, उसको तो दुकानें कह लो, 2-3 दुकान लगी हुई है बस वही बेच रहे हैं। या फिर सर मैं बोल दूं उसमें ना बहुत बेकार फैसिलिटीज हैं, लेट्स से वो ना आपको ना एक रस्सी पे चढ़ के, रस्सी हवा में लटक रही है सारी दुकानें, आपको रस्सी से टंग के सामान खरीदना होगा। सर क्या मजाक कर रहे हो, कौन जाए, सिंपल बेटा, ये वही बात है। मार्केट में जितनी भी अच्छी आप फैसिलिटीज दे सकते हो ताकि मार्केट में और ज्यादा ग्रोथ आए, मार्केट में ज्यादा कस्टमर आए और मार्केट में ज्यादा सेलर भी आए, दोनों चीजें। सेलर होगा तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब सर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे कंज्यूमर को, और सर बायर ज्यादा होगा तो सेलर को हेल्प मिलेगी क्योंकि उसका ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। दोनों चीजें हों, इन काम को हेल्प करने के लिए हम जो भी करते हैं वो क्या बनता है मेरे बच्चों, आपकी स्टेप्स, या फिर बोलो ये आप कैसे बढ़ा सकते हो वो सब चीजें। अब गवर्नमेंट ने क्या, सॉरी गवर्नमेंट ने इन चीजों को कैसे बढ़ाया, सबसे पहली बात डेवलपिंग रेगुलेटेड मार्केट। सर मतलब अब हमने क्या था कि ये ना एग्रीकल्चर मार्केट काफी ज्यादा इरेगुलेटेड, मतलब कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है, कोई किसी से भी खरीद ले रहा है या फिर कोई किसी को भी बेच दे रहा है, ये सब चीजें होती थी। हमने पहले एक रेगुलेटेड मार्केट बनाया। आपने ना अपने, मैं आपको इसको सिंपल प्रोसेस समझाने की तो क्या करूं, आप कभी गांव गए तो गांव में नहीं कहा आपने सुना होगा एक बड़ी सी ना मंडी होती है, लोग मंडी कहते हैं उसको। इसको आप अगर मैं इसको कुछ और नाम से लाते हैं, सॉरी नाम बोल रहा हूँ, किसी को पता हो तो भी डालिएगा। सर वो मंडी होता है, उस मंडी में ना किसान जब भी फसल उगती है तो वहां पे उठा के ले जाता है, और वहां पे ना दूर दूर से किसान आते हैं, दूर दूर से या फिर बायर्स भी आते हैं, दोनों वहां पे आके सामान खरीदते हैं, और होलसेल के भाव या फिर बोलूं रिटेल और होलसेल दोनों का सामान बिकता है और बहुत अच्छे रेट पे बिक जाता है, किसान को उससे बहुत हेल्प मिलती है। वो मार्केट ना पूरी रेगुलेटेड है, मतलब सर कैसे, आप सामान ला रहे हो पर्ची कटेगी पहले, क्या सामान लाए हो, कितना किलो है, क्या कब उगाया था, सब फलाना ठिकाना, कौन हो आप, क्या आपकी आइडेंटिटी बनेगी पूरा, मतलब पहले सेलर की आइडेंटिटी बनेगी। आप गए अंदर, बाहर अगर खरीदने जा रहा है, आपने ज्यादा बल्क में खरीदा है, बहुत ज्यादा बड़े बायर हो तो ना आपकी भी वहां पे इंफॉर्मेशन बनती है पूरी कि आप कौन हो, कहां से कहां जाएगा सामान, क्यों नहीं पूछते बेटा, बट क्या आइडेंटिटी है, एवरी सिंगल थिंग, पूरा प्रोसेस वन बाय वन आप कभी भी चेकआउट कर सकते हो कि इस पर्सन ने इसको बेचा था, इतने रेट में बिका था, ये सामान बिका था, इतनी क्वांटिटी थी, ये फलाना ठिकाना। अगर ये इन्फॉर्मेशन में कभी भी किसी टाइम चेक कर सकता हो, ये रेगुलेटेड मार्केट मान के। ओके सर, सर देखिए द सेल एंड द परचेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर monitored by the market committees by regulated market and thereby। अब सर इस चीज को करना है तो उन्होंने क्या बोला, मार्केट में कमिटीज बना ली। कैसे, कुछ लोग मिल गए जो बहुत ज्यादा वहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपनी कमिटी बना ली कि अब है ना इस मार्केट को डेवलप करेंगे। जैसे एक मंदिर को डेवलप करने के लिए वहां की कमिटी होती है तो वो मंदिर में काम करती रहती है, मंदिर में दिक्कत है इसको सॉल्व करना, मंदिर में फंक्शन कराना, इसके लिए वो काम करती है, सेम मार्केट के लिए भी। ओके सर, डेवलपिंग कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी दैट हेल्प्स द फार्मर्स टू गेट फेयर प्राइस। मतलब सर ऐसी सोसाइटीज बनाएगी जो फार्मर को अच्छे प्राइस लेने में हेल्प करेंगी। सर कैसे, सर अच्छे बायर्स ढूंढ के लाना, बायर्स को वहां तक लाना, पहली बात तो सबसे मेन, बायर को पता नहीं होगा तो बायर खरीदेगा कहां से, बताना कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल है तो आप तभी बायर आएगा, अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, एवरी सिंगल थिंग। दूसरा सर परसुइंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसीज। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी आपने सुना होना चाहिए। क्या होता है कि सर गवर्नमेंट ना एक बाउंडेज लगा देती है कि आपको सामान बिक रहा है, लेट्स से मैंने आपने सामान कोई आपसे खरीद के गया, मैं हूं गवर्नमेंट, मैंने बोल दिया कि आपने ये फसल उगाई है, कम से कम ये कोई नहीं खरीदेगा तो मैं 20 रुपए पर किलो के हिसाब से मैं खरीद लूंगा। ठीक है सर, आप खरीदेंगे, आप मान लीजिए जतिन सर को बेचने गए सामान, जतिन सर ने बोला कि मैं 18 रुपए किलो के हिसाब से आपसे खरीदूंगा। फिर शशांक सर के पास बेचने गए, शशांक सर ने बोला मैं 25 रुपए किलो बेचूंगा, खरीदूंगा। आपने जतिन सर को नहीं बेचा, शशांक सर को बेच दिया। मान लेट्स से शशांक सर ने भी बोल दिया कि मैं तो 12 रुपए किलो खरीदूंगा।
दोनों से आपने किसी को नहीं बेचना, आपने आके मेरे को बेच दिया, ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यही चीज, अ मिनिमम लेजिस्लेटिव प्राइस दैट अ फार्मर शुड गेट इन द एक्सचेंज ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, मतलब कि मिनिमम प्राइस इतना तो एक फार्मर को मिलना ही चाहिए। इंसल्टेड द फार्मर्स इन द केस ऑफ acute प्राइस फ्लक्चुएशंस, मतलब कि सर आपके जो एकदम से प्राइस चेंज आ जाता है ना, कि कोई लोग रोक लेते हैं तो प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आ जाती है, तो उस चीज को बचाने से, उसको बचाने से आपको हेल्प करता है ये बहुत। ओके सर। सर डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स सच एज कोल्ड स्टोरेज, मतलब कि सर अब किसानों ने क्या है, मंडी में आपको बताया कि दूर दूर से भी किसान आता है, जैसे सर वो ना बेरी वगैरह लाया, अब सर आपको पता है फ्रूट की फसल ज्यादा समय तक नहीं रुकती है, उसको कंट्रोल करके रखना है तो अच्छे स्टोरेज वगैरह फैसिलिटीज होनी चाहिए। मार्केट में ये चीजें बनाई गई, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर बफर स्टॉक, सर बफर स्टॉक क्या होता है कि गवर्नमेंट ना चाहती है कि प्राइस कभी बढ़े ना, या फिर प्राइस ज्यादा ना बढ़े, एकदम से बढ़े तो एक सही तरीके से बढ़े। अब इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, या तो वो चीज उगे ना, या फिर बोलूं मैं खुद वो अपने आप कंट्रोल में रहे, या फिर मैं ना सर क्या करूं, अपने पास ना उसका स्टॉक बना के रखूं। सर कैसे, लेट्स से ना मैं ना गेहूं के प्राइस में मेरे इंडिया में बहुत बढ़ रहे थे, मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे पास ना 50,000 किलो गेहूं रखा हुआ था, मैंने मार्केट में गेहूं की सप्लाई बढ़ा दी। सर सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ती है तो सर प्राइस डाउन आ जाता है, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में, वही होगा, बफर स्टॉक से हम प्राइस को कंट्रोल करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कम से कम लोग या फिर ज्यादा लोगों तक सामान पहुंचा जाए, कम से कम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहे, उनको सही फैसिलिटी सबसे ज्यादा मिले। इस चीज पे ध्यान देने के लिए आपने कभी आपने देखा होगा कि आप लोग, आपके पेरेंट्स जो थोड़े मिडिल क्लास में हैं, वो लोग राशन लेने जाते हैं हर महीने। तो राशन का एक राशन की शॉप होती है और राशन कार्ड होता है, उस राशन कार्ड पे उनका टिक लगता है, नाम लिखता है, अंगूठा लगता है, पहले अब तो अंगूठे वाली मशीन आ गई है, और फिर उनको पर मेंबर के हिसाब से राशन दिया जाता है, चावल गेहूं ऐसे दिए जाते हैं जो भी। तो यही वो सब कहां से कर रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय राशन शॉप्स। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डाइवर्सिफिकेशन इन रूरल डेवलपमेंट। सर डाइवर्सिफिकेशन रूरल डेवलपमेंट को करने के लिए आप और नया क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर तो बहुत कर लिया, और क्या नया कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान दिया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि सर आप क्रॉप प्रोडक्शन में चीजें देखिए, आप रेगुलर एक फसल उगाइए, मल्टी तरीके की फसल उगाइए, या फिर ऐसे मेथड लीजिए जहां पे आप एक बारी में कई सारी फसलें उगा सकते हो। ओके सर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सर सारे लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में क्यों इन्वॉल्व हो यार, और भी जगह पे जाओ। लेट्स से आपके घर में 4 लोग हैं, आप मियाँ बीवी और 2 बच्चे, भाई पति अकेला एग्रीकल्चर संभाल सकता है तो संभालो, बीवी को और भी काम करो, लेट्स से सिलाई बुनाई कर सकते, तो बच्चे अगर इतने बड़े हो गए हैं काम कर सकते तो उनको अपनी अपनी जॉब से जाने दो, अपनी इनकम या फिर बोलो अपनी जॉब को डाइवर्सिफाई करो बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बढ़ो यहाँ पे। सर इससे हेल्प क्या होगी, आपकी खुद की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि बेटा आप 4 सोर्सेज से इनकम कमा रहे हो, जब सब लोग एक से कमाएंगे तो वो उतना ही जैसे सब खेती में लगे होते तो कितना आउटपुट देता, कितना भी आउटपुट दे ले सर, जितनी उस लैंड की कैपेसिटी उससे ज्यादा नहीं बेच सकता, पर सर अब आपने ना डाइवर्सिफाई कर लिया, ये यहां से कमा रहा है, ये यहां से कमा रहा है, ये यहां से कमा रहा है, यहां से कमा रहा है, अब ज्यादा इनकम आएगी तो सर आप पॉवर्टी को खत्म करोगे, पॉवर्टी से ऊपर आ जाओगे। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको आप हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हो, सर वो कैसे होती थी मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से किसी जगह पे आपने ना बिजनेस का भी पेपर दिया बच्चों, बिजनेस में ना एक कॉन्सेप्ट था सर, कहां पे सर, जब हम स्टाफिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो स्टाफिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सर इसमें हम क्या पता करते हैं कि लेट्स से मेरा ये प्रोजेक्ट है यानी काम है, इसको करने के लिए 100 लोग चाहिए मुझे, अब एस्टिमेट करेंगे कि कितने लोग मेरे पास हैं और कितने होने चाहिए। 100 लोग चाहिए और मेरे पास है 120 क्या ये इक्वल है सर? इक्वल नहीं, पर हमें जितने चाहिए उतने तो हैं। बेटा एक्स्ट्रा क्यों रखे हुए हैं, क्या उनसे कोई ज्यादा अच्छा काम आ रहा है या फिर ज्यादा इनकम हो रही है? सर कुछ नहीं, कॉस्ट बढ़ रही है सर। अब इसी को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। सर एक घर में डाल दो, सर ये खेत है, इस खेत पे एक काम करें, ये 4 लोग काम करें, ये महीने के आखिर में उगाएगा बस 100 किलो, तो क्यों ना सिर्फ एक काम करें और जो बचे हुए 3 हैं इनको और कामों पे दिया जाए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इन चारों को लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं आके, पर आखिर में काम कर नहीं रहे हैं, ये जस्ट अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं यहां पे। ओके, लेट्स बैक टू, ठीक है सर।
नेक्स्ट आता है नॉन फार्म एरियाज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सर जो आपके रूरल एरियाज में उनमें एग्रीकल्चर के अलावा और क्या क्या काम पे क्या ध्यान दिया जाता है? तो नेक्स्ट है सर, सबसे पहले आता है एनिमल हस्बेंड्री। सर एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जानवरों का पालन पोषण करना। सर आपने सुना होगा कई सारे ऐसे भी इलाके हैं जो खेती के लिए नहीं और चीजों के लिए फेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल सर फिशिंग के लिए, जानवरों को पालने के लिए, दूध के लिए, घी के लिए, या फिर बोलूं मैं सर एनिमल के लिए, या फिर एवरी सिंगल थिंग। तो वही बता रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री इज अ इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पोल्ट्री, कैटल, गॉट्स, शिप्स आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लाइवस्टॉक फार्मिंग। लाइवस्टॉक मतलब सर बेटा जो भी जीवित प्राणी है उनको फार्मिंग यानी उनका पालन पोषण करना, उनसे अपना रेवेन्यू जनरेट करना। मतलब सर जैसे जो काउज है, बफेलोज है, इनसे क्या है, इनका मिल्क बेचा जाता है, इस मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, वो भी बेचे जाते हैं। और भी सर बहुत सारी चीजें जैसे शिप्स है, शिप्स को वुलन्स के लिए यूज किया जाता है, एवरी सिंगल थिंग। ओके सर। सर प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर्स। सर खेती से कमाई रहा था, अब मेरे को एक और सोर्स मिल गया, उससे मैं और ज्यादा कमा पाऊंगा। सर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन द सेमी एरिया एंड द रीजन्स फॉर द फार्मिंग कैन बी परफॉर्म वेल। सर मतलब सर जहां पे मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता तो उन एरियाज में या फिर मैं ये काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं आपको समझाता हूँ, मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ बट मेरा एग्रीकल्चर में मैं इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रहा, तो मैं अलग काम पे काम करूंगा तो वहां पे ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। ओके सर, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमेन ऑल्सो। अब सर जैसे वुमेन्स को वहां पे क्या है, खेती पे उतना काम नहीं कर सकते, जैसे खेती पे मैन गया हुआ है, वुमेन भी जा सकती हैं, तो कोई वैसे नहीं करेगा कि जा सकते हैं, तो आप एक अलग सोर्स पे काम कर सकते हो कि आप एनिमल हस्बेंड्री या फिर जानवरों का पालन पोषण कर रहे हो, तो उनसे ज्यादा आप अच्छे से काम कर पाओगे। ओके सर, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द नियरली 7 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मतलब सर लगभग 7 से 8 लाख जो लोग हैं उनको आज भी इनकम का मेन सोर्स यही है। ओके सर। नेक्स्ट सर आता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। उससे पहले आपको पता होना चाहिए ऑपरेशनल फूड क्या होता है। सर ऑपरेशनल फूड was started by the National Dairy Development Board in 1970। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 में बनाया था इन्होंने। ओके सर। सर उसके चेयरमैन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, कौन थे? डॉक्टर विगेश कुरेन। ओके सर। सर द फार्मर यूज टू पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस। सिंपल क्या होगा सर, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको रीड आउट जरूर करिएगा। सर रीड आउट मैंने भी कर दिया एक बार, तो एक बार सुनिए। आप एक फार्मर है, लेट्स से एक दूधिया है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये दूधिया है सर, ये भी एक दूधिया है, ये ना एक पूरा गांव है, इसमें ना ये अपना दूध बेचने आते थे दोनों। ओके सर। ये 40 रुपए बेचता था, इसको दिखाइए इसका दूध ज्यादा बिक रहा है तो इसने 38 कर दिया, इसको देखा तो नहीं, इसने भी 40 से कम किया, इसने 36 कर दिया, इसने 36, इसने 35 कर दिया, ऐसे 33, 32। ओवरऑल हो क्या रहा है, इनको लग रहा है इनका दूध ज्यादा बिक रहा है, पर ओवरऑल ये अपना प्राइस कम करते जा रहे हैं। दूसरा ये एक लॉस हुआ। दूसरा सर इकलौते करके आप कितने लोगों को सर्व कर लोगे? कम से कम, बहुत कम, जितने आपकी कैपेसिटी में आते हैं। दूसरा सर, तीसरा, आपसे अगर मैं बोल दूं कि आपको मेरे को ज्यादा चाहिए तो आपके ना बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इन्हीं चीजों को अगर देखते हुए तो ऑपरेशन फ्लड बनाया, ऑपरेशन फ्लड हुआ, उसमें क्या किया गया, कई सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने क्या किया, आपस में मिल गए और एक कमिटी या फिर बोल दो एक ग्रुप सा बनाया, और एक ग्रुप में क्या करते थे लोग, ये अपना टोटल मिल्क का आउटपुट एक साथ करते थे और उससे फिर सर्व करते थे। इससे फायदा क्या? पहला फायदा सर सिंगल प्राइस में समझ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कैटर हो पाएंगे, बड़े ऑर्डर्स भी करना आप समझ पाओगे, बाय प्रोडक्ट्स में अच्छे से डील कर पाओगे क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन भी है आपके पास। ओके सर, अब जरा इस तरफ ध्यान दें, तो इधर आए, अब पढ़ो इसको वापस से। सर ऑपरेशनल फ्लड स्टार्ट कब हुआ, किसने किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सर 1970 में। उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर विगेश कुरेन। ओके सर। द फार्मर यूज टू पूल देयर मिल्क, यानी कि इकट्ठा कर देते अपना मिल्क प्रोडक्शन को, एंड कलेक्टिव सेल, यानी कि मिला के सेल कर देते मार्केट में। सर ये एक्ट कहां पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ? उनको एक अच्छा प्राइस मिलने में हेल्प करती, जो मैंने आपको बताया, ये ज्यादा गुजरात में बहुत फेमस हुआ चीज। ओके सर। नेक्स्ट जो आपका था हॉर्टिकल्चर। सर हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हम सर ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं जो मेडिसिनल क्रॉप, फ्रूट्स, इनमें ज्यादा हेल्प होती है। तो सिंपल ऐसी फसलें उगाना जो फ्रूट्स वगैरह है, जैसे इनके एग्जांपल दिए इन्होंने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल या फिर एरोमेटिक प्लांट्स जो खुशबू वाले होते हैं, ये सब चीजें इनको उगाना, इट्स अ हॉर्टिकल्चर। ओके सर। This increase in the demand for the horticulture crops has led to the sustainable rise in the income of the farmers engaged in the horticulture production। सर मतलब
सर उसके बाद में क्या हुआ था सर, है ना, एक है ना गोल्डन रेवोल्यूशन आया था। सर गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है, सिंपल बताता हूँ। हॉर्टिकल्चर को ना प्रमोट करने के लिए कई किसानों ने मिलकर गोल्डन रेवोल्यूशन किया था कि यहाँ पे ना हमें इन इन फसलों को भी उगाना चाहिए, rather देन आप जो बेसिक उगाते थे उनके अलावा भी जाइए, फ्रूट्स वगैरह पे भी उगाइए। इससे हुआ क्या, ज्यादा अच्छी इनकम है, क्योंकि आपको पता हुआ है एरोमेटिक प्लांट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स या फिर मैं आपको बोलूं फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स ऐसी वाली जो बहुत कम उगती है, उनका प्राइस भी ज्यादा अच्छा बिकता है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो 1991 से लेकर 2003 तक के पीरियड को हम गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड ने बहुत अच्छा बूस्ट दिया हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को। पहले ये था, पर पहले ये इतना ज्यादा फेमस नहीं था। अब क्या था, सिर्फ बूस्ट कैसे दिया। सबसे पहली बात, किसी को नहीं पता था कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। जिनको पता था वो कर रहे थे, जिनको नहीं पता था वो नहीं करते थे। तो पहला हमने एजुकेट किया। दूसरा, जो इसके अगेंस्ट थे कुछ ना कुछ इसके दिक्कत बताएगी कि इससे ये प्रॉब्लम आएगी, खेत में ये दिक्कत आएगी, उनको हमने सॉल्व किया कि भाई ये नहीं होता है, इससे आपका और आपकी इनकम में ही राइज मिलेगा, आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे। ये सब चीजें करवाना। ओके सर। शिफ्टिंग द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन लोअर द वर्नरेबिलिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। पहले क्या था, जो स्मॉल फार्मर्स थे, अब वो भी वही फसल उगा रहे हैं, उससे इनकम कितनी आएगी, लिमिटेड। अब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से क्या हुआ कि अभी स्मॉल फार्मर्स एक ऐसे प्लांट्स उगा रहे हैं जिनका अच्छा प्राइस मिलता है, उनका अच्छा प्राइस मिलता है तो ज्यादा अच्छी इनकम भी मिलती है उनको। ओके सर। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ गेटवे अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। सेम बात सर, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में जहां पे एफर्ट्स कम लगते हैं पर आउटपुट अच्छा है, तो वहां पे वुमेन को बहुत ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिला और आगे बढ़ पाए उनके। सर नेक्स्ट, सर ऑलमोस्ट 20% ऑफ टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट आज भी यहीं से आती है। ओके सर। नेक्स्ट सर, हमारा क्या पॉइंट था सर, सबसे पहले था एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट आया बेटा फिशरीज। सर फिशरीज क्या होता है, मछली पकड़ के फेंकना या फिर एक्वेटिक एनिमल्स से जुड़ी हुई चीजें करना, इज द फिशरीज। पढ़ो यहाँ पे, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशनल मेथड कैचिंग एंड प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स। बिल्कुल सही बात सर। सर इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन कोस्टल स्टेट्स। मतलब सर आप सिंपल ये बताओ मुझे, कहां पे फिशिंग ज्यादा होगी सर, जो समुद्र के किनारे ज्यादा होंगे या फिर नदियों के किनारे ज्यादा होंगे। हाँ जी सर। तो कोस्टल एरियाज लाइक महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, इन एरियाज में ना ज्यादा इसकी फिशेज होती है। अब देखना यहाँ पे ना, आप ध्यान से जाओ तो तमिलनाडु जैसे इलाके, तो वहां पे फिशेज का कंजप्शन भी ज्यादा है, जहां पे प्रोडक्शन उस चीज की तो कंजप्शन भी उसकी ज्यादा हो रखी है। ओके सर बिल्कुल सही बात। इंक्लूड्स बोथ इनलैंड मतलब सर सच एज लेक्स, पॉन्ड्स, अमाउंट 64%, मतलब कि टोटल जो फिशरी होती है इनलैंड, जो आपके आसपास की लेक आप पॉन्ड से करते हो, वो 64% है। और सर अगला, एज वेल एज मरीन सोर्सेज ऑफ फिशिंग सच एज सीज एंड ओशन। मतलब सर आप फिशिंग कहां से करोगे मेरे बच्चे, मैंने आपको दो बताया, समुद्र किनारे समुद्र जाओ, या फिर सर लेक्स, नदी वगैरह के। लेक से नदी में टोटल फिशरीज कितनी होती है 64%, समुद्र से होती है 36%। ये आपको मतलब रेशियो बता रहा है कि टोटल फिशरीज यानी कि टोटल फिश प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में क्या रेशियो में, तो आपका 64% होता है इनलैंड और 36% होता है सीज वगैरह से। ओके सर। सर इनकम में कितना, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट है 2%। और सर लास्ट में अबाउट 60% इन एक्सपोर्ट एंड 40% इन मार्केटिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज आर इन्वॉल्वड इन द वुमेन। मतलब सर इनका एक्सपोर्ट में अभी भी वुमेन से इन्वॉल्व है, वुमेन इनकी फिशिंग में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये थोड़ा अलग वर्क है, उसमें ज्यादा इनका सपोर्ट नहीं दिखता, बट इनसे जुड़े हुए एक्सपोर्ट, इनकी मार्केटिंग, इनके अलग काम जो इससे भी जुड़े हुए काम होते हैं, उसमें वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक्सपोर्ट में 60%, सर मार्केटिंग में 40%। ओके सर। सर चौथा क्या था हमारा, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ओके सर। सर इट इज वन ऑफ द प्रिमिटिव इंडस्ट्रीज, मतलब कि सिर्फ बहुत ज्यादा पुरानी इंडस्ट्रीज है और इसमें तो अभी भी बेसिक काम होता है। सर कैसे, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द वेरियस प्रोसेस सच एज स्पिनिंग, वीविंग। सिमिलर आपको तो सर आपको फसल उगाना, आप कौन सी फसल उगाओगे, कपड़ों से जुड़ी हुई यानी कि सूत, सिल्क, ये सब की फसल उगाना, और आज भी इसकी वीविंग से जुड़ी हुई कढ़ाई बुनाई या फिर इसको बनाना, पूरा एवरी सिंगल थिंग, ये सब किस में आता है, कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। ये प्रिमिटिव है क्योंकि आज भी इस पे ओल्ड मेथड्स और न्यू मेथड दोनों यूज होते हैं और काफी ज्यादा गांवों में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। सर द इमर्जेंस ऑफ न्यू हाउस होल्ड एक्टिविटीज सच एज डॉल मेकिंग, बी कीपिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा ओपनड अप द न्यू एवेन्यूज फॉर द इनकम जनरेशन। सर इसी के अंदर अगर मैं और सुनूं, आपने सुना होगा कि काफी ज्यादा लोग अपने घरों में सोप मेकिंग, बी कीपिंग, जिससे शहद की प्रोडक्शन हो पा जाती है, ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी कॉटेज इंडस्ट्रीज में आता है। सिंपल, घर के बाहर लगाई कई छोटा सा कोई भी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। ओके
सर दीज हाउसहोल्ड एक्टिविटीज आर गार्डेड बाय द वेरियस फार्म वुमेन्स ग्रुप्स। सर वही सेम, इसमें भी वुमेन्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, वुमेन इसमें ज्यादा वर्क करती हैं, ज्यादा ज्यादा इसको प्रोड्यूस भी और हेल्प भी करती हैं। ओके सर, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो मेन बहुत जो पूछा जाता है काफी ज्यादा, सर ऑर्गेनिक फार्मिंग, लास्ट होने वाला चैप्टर वही बात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि रेफर्स टू द फार्मिंग ऑफ सस्टेन एंड एनहांस द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय एम्प्लॉइंग ऑर्गेनिक इनपुट्स इन द कल्टीवेशन। सिंपल सर, आपने सुना होगा कि अच्छी हेल्थ, आप बेसिक यानी कि हेल्दी आउटपुट हेल्दी इनपुट लीजिए तो अच्छा आउटपुट भी आएगा। सेम वही चीज फसल उगानी, आप क्या नहीं कीजिए, पहले ये ध्यान दीजिए क्या नहीं करना। सर ऐसे चीजों का यूज मत कीजिए जिससे लॉन्ग टर्म बेसिस में आपकी जो फसल, आपकी जो लैंड वो बेकार हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग खत्म। सर मतलब आपने सुना होगा कि फर्टिलाइजर नहीं, आप वैसे उन फर्टिलाइजर्स का यूज कीजिए जो आप अपने घर के वेस्ट इन सब से, यानी मैन्योर का यूज कीजिए। मेन माना कि मैन्योर का जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो रिजल्ट रेशियो है वो बहुत स्लो है, बट इन द लॉन्ग टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म में सर इसका आप ज्यादा अच्छा रिटर्न, ज्यादा अच्छे से आपकी लैंड की नरिशमेंट और आपकी फसल ज्यादा अच्छे खाने लायक होगी। बिल्कुल सही बात, दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्यों करनी चाहिए, एंड वही लिमिटेशंस, क्या इसमें कमियां रहती हैं। तो सबसे पहली बात, डिसकार्ड यूज ऑफ एक्सपेंसिव केमिकल्स। सर जितने वो केमिकल्स हैं वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन देते हैं तो इसलिए वो महंगे भी पड़ जाते हैं, तो आप एक्सपेंसिव चीजें नहीं यूज कर पाओगे। प्रमोट्स यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड चीपर थिंग, यानी कि आप ऑर्गेनिक थिंग्स का ज्यादा यूज करो और वो सस्ती भी पड़ती हैं। ओके सर, सर हेल्प इन सस्टेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, मैंने जो आपको बताया ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की उपजाऊ पावर को खत्म करने लगते हैं, ये बढ़ाती है। ओके सर, सर प्रोवाइड्स हेल्थियर एंड हाई न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। सेम वही चीज सर, इससे उगने वाला फूड भी कैसा होगा, ज्यादा अच्छा खाने लायक होगा, ज्यादा नरिशमेंट होगा, उसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज हुए तो वो कम से कम आपको नुकसान पहुंचाएगा। ओके सर, नेक्स्ट आता है हेल्प इन जनरेटिंग हाई इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ड्यू टू हाई डिमांड फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप्स। सर हमारे इंडिया में ना यहाँ पे थोड़ा कम है, बट बाहर के देशों में आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत सपोर्ट किया जाता है। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, बट वही है, हम ज्यादा लालच के चक्कर में हम फर्टिलाइजर का अभी भी यूज करते हैं पर बाहर है ना वो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। एक अगर मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग थिंग बोलूं तो आज भी ना बाहर के जितने लोग हैं वो अपने मैक्सिमम इनकम का हिस्सा अपनी हेल्थ पे खर्चा करते हैं। मतलब वो डेफिनेटली है कि हर महीने उसकी इनकम आएगी तो उसमें से वो अपना हेल्थ चेकअप ये सब करवाएगा। हम क्यों करवाते हैं अपना हेल्थ चेकअप, जब हम बीमार पड़ते हैं, मतलब हम पहले दिक्कत होने का वेट करते हैं फिर हम जाके उसका इलाज करते हैं। वो लोग पहले से यानी कि उसके प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं, इसलिए हर महीने वो अपने ज्यादा ज्यादा खर्चा अपने हेल्थ पे करते हैं। अब हेल्थ से जो चीज जुड़ी हुई है वो क्या पेस्टिसाइड से हो या फिर फर्टिलाइजर, इनसे यूज से कुछ उगाएगी नहीं सर, अपने खाने पे भी ध्यान रखिए, इसलिए वो मैन्योर्स यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ध्यान देते हैं। इसलिए वो आज सर हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे थे, उसके कुछ एडवांटेज पढ़ता है। मैंने आपको सॉइल फर्टिलिटी समझाया था। सर सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी होता है कि सर आपकी फसल की लॉन्ग टर्म बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा आपकी जो लैंड है उस पर दिक्कत ना है, क्योंकि आज जो प्रोडक्शन, आज जो रिटर्न लेना है वो कल भी चाहिए, उससे कल उससे भी अगले उससे भी आउटपुट चाहिए। अगर मैं ऐसी चीजें यूज करूं जिससे उसका आउटपुट घटता हो जाए तो क्या जिस क्वालिटी की फसल इस साल होगी है क्या वो अगले साल आएगी, नहीं सर, उससे अगले साल नहीं सर। थर्ड सर हमने उसके बाद पढ़ा कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। हमारा जो आउटपुट, जितने भी आउटपुट्स हो, जो आउटपुट्स हैं या फिर वो जितने भी इससे जुड़ी हुई चीजें, रॉ मटेरियल भी इवन तो इसके जो मैन्योर वगैरह है उसका एक्सपोर्ट यानी बाहर के देशों में बहुत डिमांड है। ओके सर, नेक्स्ट सर हमने पढ़ा सर प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने क्लास 8th 9th ऐसे कुछ क्लास होगी उसमें पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज यूज करो। हाँ जी सर करो, पर ऐसे यूज करना फ्यूचर के लिए है, यूज भी करो और बचाना भी है। हाँ सेम वही चीज ये बोल रहे हैं कि आप लैंड को ऐसे यूज करो कि आज जितना आउटपुट आप ले पा रहे हो उतना फ्यूचर वाले लोग भी ले पाए। सिंपल चीज सर। ओके सर, वही बात, लिमिटेशंस क्या है, फार्मर्स आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ दिस। सबसे पहली बात, फार्मर्स, वही बात आती है, एजुकेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर उस बंदे को पता ही नहीं है उस चीज के बारे में तो वो उस चीज की हेल्प कैसे लेगा। सेम चीज, फार्मर्स को पता ही नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सही से। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, क्या कहता है कि आपसे एफर्ट ज्यादा लेता है, उसको पानी चाहिए, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं, सॉरी सेल्फ इनहेंस होते हैं पूरी तरह से मतलब उनमें सब कुछ मिल जाता है, तो उनको बस डालो और छोड़ दो, वो सब कर लेंगे। बट मैन्योर डाल रहे तो उसकी देख रेख, उसकी ज्यादा उसको फैसिलिटीज सब ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये चीज ज्यादा देनी पड़ेगी तो उससे क्या दिक्कत आती है सर, इससे दिक्कत ये आती है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो मैन्योर सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो की है उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं सर। नेक्स्ट सर, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज आल्सो मेजर कंसर्न। मतलब
सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी इतनी अच्छे से नहीं होती, मतलब उनके लिए सपोर्ट, उनकी जो एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें इतना ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता। ओके सर। लास्ट, एज ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स लेसर यील्ड देन द कन्वेंशन। जो मैंने आपको बताया था कि सर मैन्योर हम यूज कर सकते हैं, मैन्योर का बट क्या दिक्कत है, मैन्योर का जो रिटर्न यानी कि जो आउटपुट है वो स्लो है और कम है। देन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का एक अच्छा रिटर्न और रेट होता है। वही चीज जहां पे उसका आउटपुट कम है तो इसलिए उसकी डिमांड भी कम है। सर यहां तो उल्टा नहीं हो गया सर, जो चीज आउटपुट उसका अच्छा है नहीं तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, सपोर्ट करेगा नहीं तो डिमांड करेगा नहीं, डिमांड करेगा नहीं तो फिर वो आउटपुट होगा कैसे? मतलब वो चीज भी कम हो रही है, मार्केट में कम जा रही है, लोगों को पता नहीं है, लोग खरीदेंगे कहां से? लोग खरीदेंगे नहीं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई करेगा क्यों? करेगा ही नहीं तो बात बनेगी नहीं। लिमिटेशंस। ओके सर, लास्ट ऑफ दैट चैप्टर। सर हमने ये अब तक इन 5 इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एक रूरल डेवलपमेंट यानी कि एक रूरल ऐसा एरिया जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज, फैसिलिटीज एंड सर अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको ग्रो करना है तो कैसे ग्रो कर सकते हैं? सर पहली बात तो एग्रीकल्चर की बात पड़ी कि एग्रीकल्चर को ऐसे बढ़ा सकते हो, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने ये काम किया। रूरल क्रेडिट फैसिलिटीज पढ़ी हमने, क्योंकि मेन वही दिक्कत होती है। हमने इरिगेशन फैसिलिटीज, एसेट फैसिलिटीज को समझा कि आप एसेट को उनको सीड्स दीजिए, उनको ये सब दीजिए। उसके अलावा हमने पढ़ा कि डाइवर्सिफाई करो। फिर डाइवर्सिफाई मतलब सर क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहली बात मल्टी क्रॉप्स यानी कि सिंगल क्रॉप उगाने की जगह मल्टी क्रॉप पे ध्यान दो। फिर सर हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट, मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक जगह काम करे से अच्छा आप और जगह पे काम करो। अब वो और जगह कौन सी है? सबसे पहला था एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों का पालन पोषण, फिशरीज, एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस का प्रोसेसिंग, प्रोड्यूशन, सेल वगैरह सब जो करना, फिशरीज। सर हॉर्टिकल्चर, ऐसे प्लांट्स उगाना रेदर देन बेसिक क्रॉप्स, जैसे एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिनका अच्छी इनकम आती है और सर एफर्ट्स लगते हैं, लेस एफर्ट्स लगते हैं, हॉर्टिकल्चर। फिर सर हमने पढ़ा कॉटेज इंडस्ट्री, घर के बाहर लगा के बैठ गया कोई सा भी ध्यान जो मैंने घर में बना लिया। सर जैसे आज से अभी आपका ना वो चल रहा होगा सर, उसका नाम क्या होता है? ईएमसी। ईएमसी में बच्चों के दिमाग में आता है कि हम चॉकलेट लगा लेंगे, घर में बनाएंगे, बेचेंगे। वही सिंपल थिंग, घर पे बना रहे हो, बेच रहे हो गांवों के इलाकों में, और कॉटेज इंडस्ट्री सर फेमस सोप मेकिंग, बी कीपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर सर हमने अभी अभी पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग कि फसल उगाओ, पर फसल उगाने के लिए जो मेथड, जो टेक्निक्स का यूज होगा वो ऑर्गेनिक होगा, यानी फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होगा, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होगा, मैन्योर या फिर हैंडमेड या फिर बोलो ह्यूमन नेचर या फिर जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्यादा होगी उन पे ध्यान दिया जाएगा। फायदे सर सॉइल फर्टिलिटी, ये सब चीजें बढ़ती हैं। सर नुकसान क्या हो जाता है कि सर इसकी एजुकेशन नहीं है सबको, तो यूज कैसे करे, इसकी डिमांड नहीं है, ज्यादा बिकता नहीं है, ज्यादा कोई ऑफर नहीं है, ज्यादा रिटर्न नहीं है, तो कोई मांगता भी नहीं है। ओके सर, लास्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल आपके लिए हम कंपनी खोलेंगे, कंपनी में जाओ जॉब करो, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज इन अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी कि रूरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। ये कैसे? सर हेल्प्स इन अचीविंग द फूड सिक्योरिटी बाय वेदर फोरकास्टिंग। सर वही बात है कि आईटी इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्रीज कैसे इन चीजों में हेल्प करती है। तो सबसे पहले उसने बताया किसान को दिक्कत रहती है सर हमेशा से कि उसका ना फसल खराब हो जाए। तो खराब कैसे होगी? वो ध्यान नहीं देगा, अरे नहीं बुद्धू क्लाइमेट में कुछ चेंज आ जाए। हाँ सर क्लाइमेट में चेंज आ गया दिक्कत आएगी, क्लाइमेट के चेंज को कैसे वो एंटरटेन कर सकता है? पता है कैसे कर सकता है? आईटी इंडस्ट्री पहले से फोरकास्टिंग करती है, वेदर की बता देती है कि इस समय बारिश होने वाली है, तो आप वो चीज देख लो। दूसरा सर हेल्प्स इन डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वेदर सर सॉइल वगैरह। सिंपल सर, आपको पता करना है कि मेरी ये सॉइल इस फसल को उगाने लायक है या नहीं है। तो आपने सुना होगा कुछ लोग क्या करते हैं, फसल अपनी मिट्टी ले जाते हैं, लैब में टेस्ट करवा लेते हैं और पता करते हैं कि मेरी फसल में क्या दिक्कत है, मेरी लैंड अच्छी है यानी मेरी सॉइल अच्छी है, मेरे को इसमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। बेटा ये सब टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा होना जरूरी है। फिर सर एक्ट एज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिएटिव पोटेंशियल नॉलेज फॉर रूटेड इन पीपल। सर उनको जो नॉलेज प्रोवाइड चाहिए उन जमीन से जुड़े, यानी कि बोल रहे हैं बिल्कुल जो ये विलेज इंडस्ट्रीज या फिर रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको जो इंफॉर्मेशन नॉलेज जो चाहिए वहां तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? आईटी इंडस्ट्री। सर कैसे? आप जो मेरे से कनेक्ट हो रहे हो कैसे? यूट्यूब से आईटी इंडस्ट्री का एक आउटपुट है ये भी। ओके सर। सर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द बैकवर्ड एरियाज लाइक इन्फो कियोस्क। सर इन्फो कियोस्क क्या होता है कि आपने कहीं थोड़े गांवों में गए हो तो वहां पे ना कुछ है ना तंबू वंबू छोटा सा डाल के बैठ जाते हैं लोग और ये ना आपको नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सर ये नहीं फसल, ये ना आप इससे फसल उगाई है, अरे ये सर ना आप ये वाला ये वाला फर्टिलाइजर यूज मत कीजिए, आपने ये वाला यूज कीजिए। सर इससे फायदा क्या होगा? सर इससे फायदा होगा ना सर जो आपकी लैंड है ना वो ज्यादा अच्छी ग्रो करेगी। इंफॉर्मेशन कियोस्क मतलब कि ऐसी जगह जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है
इन इंडस्ट्रीज को ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ एक लगा के बैठे, इसमें हेल्प मिलती है। विद दैट आई अनाउंस आपके इस चैप्टर की इन डेप्थ रिविजन खत्म होती है। आज के लिए यही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहे, मुस्कुराते हैं और आते रहे अतुल सर क्लासेस।